फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज हम इस वीडियो में जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या विस्फोट यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट से होने वाली समस्याएं यानी कि प्रॉब्लम्स ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, गर्भ निरोधक यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव और गर्भ निरोधक के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन पढ़ने जा रहे हैं। कुछ फैक्टर्स पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या को बढ़ाते हैं, जबकि कुछ फैक्टर्स पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या को घटाते हैं। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में से 4 प्रमुख कारक हैं। नंबर 1, नेटैलिटी। नेटैलिटी मीन्स होता है जन्म दर। नेटैलिटी यानी कि जन्म दर का मतलब है कि पैदा होने वाले बच्चों की संख्या की क्या कहलाती है? नेटैलिटी कहलाती है। और नेटैलिटी जनसंख्या को बढ़ाती है। किसी भी जगह की पॉपुलेशन में जन्म दर जितनी ज़्यादा होगी, बच्चों की उत्पन्न होने की दर जितनी ज़्यादा होगी, जनसंख्या का बढ़ना उतना ही अधिक होगा। दूसरा है इमाइग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब होता है आप्रवासन। इमाइग्रेशन का मतलब है किसी भी जगह पर बाहर से किसी भी ऑर्गेनिजम्स का आना। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस की, या किसी और की बात करें तो किसी और की, यानी किसी भी पॉपुलेशन में उसी जाति के सदस्यों का अंदर आना क्या कहता है? इमाइग्रेशन कहलाता है। और इससे भी जनसंख्या बढ़ती है। थर्ड वन जो है मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। किसी भी जगह पर उपस्थित पॉपुलेशन में कितने लोगों की मृत्यु होती है, इसे हम बोलते हैं मॉर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर। और यह जनसंख्या को घटाती है। चौथा है इमाइग्रेशन, मतलब उत्प्रवासन। किसी भी जगह पर उपस्थित पॉपुलेशन में से मेंबर्स का वहां से जाना क्या कहलाता है? इमाइग्रेशन कहलाता है। और यह भी जनसंख्या को घटाता है। इसका मतलब फैक्टर अगर नेटैलिटी है, और इमाइग्रेशन है, ये बढ़ाते हैं। और मॉर्टेलिटी और इमाइग्रेशन पॉपुलेशन घटाते हैं। अगर नेटैलिटी प्लस इमाइग्रेशन ज़्यादा है, किससे? मॉर्टेलिटी प्लस इमाइग्रेशन से, तो ग्रोथ होती है यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती है। लेकिन अगर मॉर्टेलिटी प्लस इमाइग्रेशन ज़्यादा है, किससे? मॉर्टेलिटी ज़्यादा है, इमाइग्रेशन किससे? नेटैलिटी प्लस इमाइग्रेशन से, तो ग्रोथ कम होगी। ये बढ़ेगी, ग्रोथ घटेगी। लेकिन अगर नेटैलिटी प्लस इमाइग्रेशन बराबर है किसके? मॉर्टेलिटी प्लस इमाइग्रेशन के, तो नो ग्रोथ, यानी कि अब पॉपुलेशन में कोई ग्रोथ नहीं होगी, यानी कि अब नो ग्रोथ होगी, जीरो ग्रोथ होगी। तो ये 4 फैक्टर है। नेटैलिटी बढ़ाती है, इमाइग्रेशन बढ़ाता है, मॉर्टेलिटी घटाती है, इमाइग्रेशन भी घटाता है। जब ये दोनों ज़्यादा होंगे तो ग्रोथ होगी, जब ये दोनों इनसे ज़्यादा होंगे तो ग्रोथ कम होगी, और अगर ये दोनों इन दोनों के बराबर हो तो नो ग्रोथ यानी कि जीरो ग्रोथ होगी। जनसंख्या विस्फोट है, उसके परिणाम क्या? तो पहला जो परिणाम है वो है खाद्य आपूर्ति की समस्या यानी कि प्रॉब्लम ऑफ फूड सप्लाई। प्रॉब्लम ऑफ फूड सप्लाई, खाद्य आपूर्ति की समस्या।
बढ़ती जनसंख्या में फूड सप्लाई की परेशानी या समस्या क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जनसंख्या ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्रिकल रूप से बढ़ती है, जबकि फूड सप्लाई अंकगणितीय यानी कि अर्थमेटिक रूप से बढ़ती है। इसका मतलब जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में खाद्य सामग्री का जो उत्पादन होता है उस रेशो में नहीं बढ़ पाता, उस अनुपात में नहीं बढ़ पाता, इसीलिए जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो जाती है और खाद्य आपूर्ति या खाद्य सामग्री का जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। इसीलिए खाद्य सामग्री कम मात्रा में उपलब्ध हो जाती है और उसका संकट आ जाता है। जनसंख्या विस्फोट से होने वाली दूसरी समस्या शिक्षा व्यवस्था की समस्या है, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन है। शिक्षण संस्थाएं कम होने के कारण, लिमिटेड होने के कारण बढ़ती हुई आबादी को शिक्षा देना कठिन होता है, क्योंकि आबादी तो लगातार बढ़ती जाती है लेकिन उसके अनुपात में शिक्षण संस्थाएं बढ़ती नहीं है, उसके अनुपात में शिक्षण संस्थाओं की संख्या उतनी नहीं बढ़ पाती है। इसीलिए इस बढ़ती हुई आबादी के कारण सभी को शिक्षा देना कठिन होता है। खेल के मैदान भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होते कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जिसके कारण वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास भी प्रभावित होता है और उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता। इसीलिए जनसंख्या विस्फोट से एजुकेशन में भी दिक्कत आती है और बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास भी नहीं हो पाता या कम हो पाता है या प्रभावित होता है। तीसरा है रोजगार की समस्या, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जनसंख्या के लगातार बढ़ने से रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि नौकरी या रोजगार जितने होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन लगातार जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ती है और सभी को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता। बेरोजगारी के कारण व्यक्तियों में अपराध की प्रवृत्ति निरंतर वृद्धि होती जाती है और समाज में निरंतर गलत अपराध होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी को शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध नहीं हो पाता। इसीलिए रोजगार की समस्या सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, क्योंकि सभी को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता और समाज में जो व्यक्ति होते हैं वो अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं। चौथी है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ एंड क्लिनिकल सर्विसेज। बढ़ती जनसंख्या और देश के अस्पतालों की संख्या जो होती है उनमें सामंजस्य नहीं हो पाता, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ती जाती है और देश में अस्पताल और किसी भी प्रदेश के अस्पताल की संख्या जो होती है वो लिमिटेड होती है और कम होने के कारण सभी को गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे सभी लोगों को इलाज मुहैया नहीं हो पाता, सभी को इलाज नहीं मिल पाता है। इसका मतलब कि सभी को ना तो हेल्थ और क्लिनिकल सर्विस मिल पाती है, ना ही सभी को इलाज पूरा मिल पाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और जनसंख्या लगातार बढ़ने के कारण, जनसंख्या विस्फोट होने के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर जो दोहन होता है, उनका दोहन होता है या उनका जो यूज होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है, जिससे वो धीमे धीमे समाप्त होने लगते हैं। नेचुरल कंडीशंस में प्राकृतिक जो रिसोर्सेज है उन पर जो बर्डन होता है वो कम होता है, जिससे वो लगातार रिप्लेश भी होते रहते हैं, अर्थात वो लगातार दोबारा से बनते भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा दोहन होने से नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और वो धीमे धीमे खत्म होने लगते हैं और सभी को पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मिल भी नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है आवास की समस्या, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ अकोमोडेशन। बढ़ती जनसंख्या में सभी को मकान और घर देना संभव नहीं हो पाता, जिसके कारण लोग बाग छोटी छोटी बस्तियों में, छोटे छोटे घरों में रहने के लिए मजबूर होते हैं, जहाँ पर वातावरण शुद्ध भी नहीं होता, प्रदूषण होता है। बढ़ती हुई प्रदूषण के कारण वहाँ पर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा जनसंख्या विस्फोट से देश की इकोनॉमी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जितने भी देश हैं उनकी जनसंख्या बढ़ने के कारण जो विकास होता है, विकास दर होती है, वो धीमी हो जाती है। जनसंख्या विस्फोट की समस्याओं के बाद अब हम गर्भ निरोधक यानी कि जन्म नियंत्रण उपाय यानी कॉन्ट्रासेप्टिव और बर्थ कंट्रोल मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्टिव वे जन्म नियंत्रण उपाय हैं जो गर्भधारण को रोककर शिशु के जन्म पर रोक लगाते हैं। गर्भ निरोधक बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए और दो बच्चों के गैप में
के बीच गैप रखने में यूज होते हैं और कुछ गर्भ निरोधकों का प्रयोग यौन संचरित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने में भी होता है। एक आदर्श गर्भ निरोधक में 5 गुण होने चाहिए। नंबर 1 कि वह सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 2 वो यूज़र फ्रेंडली यानी कि वो उपयोगकर्ता के लिए सरल सहज होना चाहिए। नंबर 3 वो पूर्णतः प्रभावी यानी कि इफेक्टिव होना चाहिए। चौथा उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और अगर कोई साइड इफेक्ट है तो वो नगण्य होना चाहिए। और पांचवा वह उपयोगकर्ता की यौन क्रिया या यौन इच्छा के लिए बाधक नहीं होना चाहिए। तो यानी कि गर्भ निरोधक के 5 गुण हैं। वो सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए अर्थात उपयोगकर्ता के लिए सरल सहज होना चाहिए, पूर्णतः प्रभावी होना चाहिए और उसके दुष्प्रभाव नहीं होने चाहिए, और अगर है तो वो नगण्य होने चाहिए, और वह उपयोगकर्ता की यौन इच्छा या यौन क्रिया के लिए बाधक नहीं होना चाहिए। अब गर्भ निरोधकों के प्रकार पढ़ेंगे हम। गर्भ निरोधक बेसिकली 7 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और परंपरागत विधियां। पहली जो प्राकृतिक और परंपरागत विधियां हैं, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स, इनमें युग्मकों के मिलने की संभावनाओं से बचा जाता है, अर्थात युग्मकों को मिलने से रोका जाता है और जिससे निषेचन नहीं होता, गर्भाधान नहीं होता। रोध और अवरोध या बैरियर मेथड या यांत्रिक विधियां। बैरियर और मैकेनिकल मेथड्स में हम सेम टू सेम यही करते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट्स को मिलने से रोकते हैं, लेकिन इसमें किसी रोध या अवरोध यानी कि बैरियर का उपयोग करके मेल और फीमेल गैमेट को मिलने से रोका जाता है, जिससे निषेचन नहीं होता, गर्भाधान नहीं होता। रासायनिक विधियां या केमिकल मेथड्स में भी रसायन का प्रयोग किया जाता है जो शुक्राणु नाशक की तरह काम करते हैं और स्पर्म्स को मार देते हैं, किल कर देते हैं, जिससे गर्भाधान नहीं होता। अंतःगर्भाशय युक्ति यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस, नाम से चल रहा है कि अंतः माने अंदर, कि इन्हें डॉक्टर और प्रशिक्षित नर्स योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाते हैं, जिससे गर्भाधान नहीं होता। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन आधारित गोलियां होती हैं जिन्हें हम मुंह से देते हैं, जो सामान्यतः इन्हें फीमेल लेती हैं और ये गर्भाधान को रोकती हैं। इनमें हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन या खाली प्रोजेस्टेरॉन होता है। नॉरप्लांट कैप्सूल अंतरोपण या स्किन के नीचे लगा दिया था, सेम टू सेम इसकी तरह ही काम करती हैं। और शल्य क्रिया विधियां परमानेंट विधियां होती है जिसमें परमानेंटली गर्भाधान को रोका जाता है। अब हम गर्भ निरोधकों के प्रकारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे अर्थात डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें पहला है प्राकृतिक और परंपरागत विधियां यानी कि नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड्स। ये मेथड्स नर और मादा युग्मकों के यानी कि स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को रोकने के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें बेसिकली हमें 3 मेथड्स पढ़ने हैं, आवधिक संयम, अंतरित मैथुन और स्तनपान अनार्थ। पहला है आवधिक संयम यानी कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें ऋतुस्राव के 10 से 17वें दिन यानी कि आर्तव चक्र के 10 से 17वें दिन के बीच संभोग से बचते हैं कपल्स, और इस पीरियड के दौरान 14वें दिन के आसपास ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्ग होता है, और अंडोत्सर्ग के आसपास का समय सबसे ज़्यादा फर्टाइल पीरियड होता है और उसमें निषेचन की चांस सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए कपल्स इसमें 10 से लेकर 17वें दिनों के बीच ऋतुस्राव के चक्र के बीच में संभोग से बचकर प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, अर्थात इसमें गर्भधारण होने के चांस कम होते हैं इस पीरियड में। दूसरा है अंतरित मैथुन कोइटस इंटरप्टर्स। इसमें मेल साथी इजैकुलेशन यानी कि स्खलन से पूर्व अपने पेनिस को, अपने ज्ञानेंद्रिय को वेजाइना, फीमेल के वेजाइना यानी कि योनि से बाहर निकाल देता है। इससे इंसेमिनेशन नहीं हो पाता और गर्भधारण अनुपस्थित होता है। यह विधि पूर्णतः सुरक्षित नहीं है क्योंकि कभी कभी पूर्ण स्खलन से पूर्व शुक्राणु योनि के फीमेल की योनि में मुक्त हो जाते हैं, अर्थात गर्भधारण हो सकता है। थर्ड है स्तनपान अनार्थ यानी कि दूध श्रवण अनार्थ, लैक्टेशनल एमोनोहोरिया। जब तक माता प्रसव के बाद शिशु को दूध पिलाती रहती है तब तक ऋतुस्राव चक्र या अंडोत्सर्ग अनुपस्थित होता है, और अंडोत्सर्ग की अनुपस्थिति के कारण गर्भधारण की संभावनाएं बहुत क्षीण होती हैं, कम होती हैं। लेकिन यह विधि 6 माह तक ही प्रभावी होती है। ये तीनों विधि पूर्णतः सुरक्षित नहीं है, अर्थात इसमें गर्भधारण का चांस हो सकता है। गर्भ निरोधकों के सेकेंड मेथड है
रोध यानी कि अवरोध और बैरियर विधियां यानी कि बैरियर और मैकेनिकल मेथड्स। इस बैरियर मेथड्स का जो सिद्धांत है वो यह है कि ये किसी रोध और बैरियर अथवा अवरोध की सहायता से मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलन को रोककर निषेचन को रोक देते हैं, जिससे गर्भाधान नहीं होता। अर्थात इसमें हम किसी बैरियर का यानी कि रोध का यूज करके मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज होने से रोकते हैं। इसमें पहली विधि है कॉन्डोम और सेकंड है डायफ्राम, सर्वाइकल टोपी और वॉल्स। कॉन्डोम्स सबसे पॉपुलर गर्भनिरोधक उपायों में से एक हैं और इसमें पतली रबड़ और लेटेक्स के बने हुए होते हैं और ये मेल और फीमेल के लिए अलग अलग आते हैं। इन्हें कोइटस यानी कि संभोग से ठीक पहले लगाया जाता है मेल में और फीमेल में। मेल कॉन्डोम्स ज़्यादा पॉपुलर हैं फीमेल कॉन्डोम से। इससे क्या होगा, इजैकुलेटेड स्पर्म यानी कि स्खलित जो शुक्राणु है वो कॉन्डोम में ही रह जाते हैं और वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर नहीं हो पाते, अर्थात इंसेमिनेशन नहीं हो पाता। इसके कारण निषेचन ना होने के कारण गर्भधारण नहीं हो पाता, गर्भधारण नहीं हो पाता है। इसके अलावा इनकी खास बात क्या है, यौन संचित रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी जैसे एड्स एक्सेट्रा से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। सेकंड है डायफ्राम और सर्वाइकल टोपी और वॉल्स। डायफ्राम, सर्वाइकल टोपी और वॉल्स जो होते हैं ये पुनः उपयोग होने वाली संरचनाएं हैं, इन्हें बार बार उपयोग किया जा सकता है। ये रबड़ के बने होते हैं। डायफ्राम के चारों ओर रबड़ और धातु की एक स्प्रिंग होती है। इन्हें कोइटस से ठीक पहले यानी कि संभोग से ठीक पहले फीमेल के योनि से लगाया जाता है और ये सर्विक्स को कवर कर लेते हैं, जिससे स्पर्म्स को रोक दिया जाता है और वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में नहीं पहुंच पाते। जब फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में नहीं पहुंचते हैं तो निषेचन नहीं होता, निषेचन ना होने से ये गर्भाधान नहीं होता, गर्भधारण नहीं होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव की थर्ड विधि है रसायन विधि यानी कि केमिकल विधि। इस विधि में हम कुछ रसायनों का प्रयोग करते हैं जो शुक्राणुनाशक होती हैं, अर्थात शुक्राणुओं को किल करती हैं। ये रसायन शुक्राणुओं से जुड़ जाते हैं और उसके O2 ग्रहण को रोक कर उसकी मृत्यु कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं। एग्जाम्पल यूनिफॉर्म और टैबलेट टुडे के नाम से आती है, क्रीम और जेली निम 76 के नाम से आती है। ये रसायन ZnSO4, KMnO4, बोरिक एसिड और सिट्रिक एसिड एक्सेट्रा होते हैं और ये स्पर्म को किल कर देते हैं। चौथी है अंतःगर्भाशय युक्तियां यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस IUDs। इन्हें डॉक्टर और ट्रेन नर्स योनि मार्ग से गर्भाशय में फिट करती हैं और सर्वप्रथम AG से बनी IUD को ग्रेफनबर्ग ने यूज किया था, लेकिन आजकल CU से बनी यानी कॉपर से बनी IUDs का प्रयोग किया जाता है। IUDs 3 प्रकार की होती हैं, नॉन मेडिकेटेड यानी कि औषधि रहित, कॉपर मोचक यानी कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन मोचक यानी कि हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड में जैसे लिपेस लूप, कॉपर मोचक में CUT यानी कॉपर टी, CU7, मल्टीलोड 375 और पैरागार्ड। हार्मोन मोचक के एग्जाम्पल है प्रोजे, स्टारसर्ट और LNG-20। अब इनकी जो मैकेनिज्म है IUDs की वो 3 तरह से काम करती हैं। IUDs यूट्रस यानी कि गर्भाशय में शुक्राणुओं के भक्षण यानी कि फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देती हैं, जिससे जो स्पर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। इसके अलावा जो कॉपर रिलीजिंग है, जो ये वाली है, जो कॉपर आयन रिलीज होते हैं वो स्पर्म की गतिशीलता यानी कि मोटालिटी को कम कर देते हैं, उसकी निषेचन क्षमता को कम कर देते हैं। और इसके अतिरिक्त जो हार्मोन मोचक वाली हैं यानी कि जो हार्मोन रिलीज करती हैं, वो हार्मोन मोचक IUDs जो होती है वो 2 काम करती हैं। वो अंतःरोपण के लिए गर्भाशय को अनसूटेबल बना देती हैं और इसके अलावा वो ग्रीवा को शुक्राणु विरोधी बनाती हैं। गर्भ निरोधक विधियों में 5वीं विधि है गर्भ निरोधक गोलियां यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये प्रोजेस्टेरॉन सिंगल या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होते हैं, मिश्रण होते हैं, जिन्हें गोलियों के रूप में, टैबलेट्स के रूप में मुख से लिया जाता है, अर्थात ओरल होते हैं ये। सामान्यतः इन्हें फीमेल्स लेती हैं, लेकिन कुछ में मेल्स भी लेते हैं। ये सबसे प्रभावी विधि है, अर्थात ये 100% इफेक्टिव होती है।
और इसके जो एग्जाम्पल है वो है माला एन, माला डी डेली ओरल से यानी कि इनको रोज लिया जाता है। सहेली वीकली है यानी कि सप्ताह में एक बार लिया जाता है। इसको सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने डिस्कवर किया था, डेवलप किया था। यह एक नॉन स्टीरॉयड ओरल पिल्स है और बाकी सभी जो होती है वो स्टीरॉयडियल होती हैं और ये अकेली ऐसी है जो नॉन स्टीरॉयडियल होती है। डेली पिल्स को ऋतुस्राव चक्र के 5वें दिन से प्रारंभ करते हैं और पहले 21 दिन यानी कि 1 से लेकर 21 दिन तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दी जाती है, जबकि लास्ट के 7 दिन आयरन यानी कि Fe और फॉलिक एसिड की पिल्स दी जाती है जिससे ब्लड लॉस रिकवर हो सके। इसकी मैकेनिज्म है ओरल पिल्स देने से स्त्री की पीयूष ग्रंथि से FSH और LH का स्राव कम या बंद हो जाता है। इससे अंडोत्सर्ग नहीं हो पाता जो इसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। ये हार्मोन एग डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, ग्रेफिन फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं। तो अंडोत्सर्ग नहीं होता जिससे निषेचन नहीं हो पाता और गर्भधारण भी नहीं होता। इसके अलावा जो ओरल पिल्स हैं वो ग्रीवा की म्यूकोसा को थिक कर देती हैं और इससे स्पर्म पेनिट्रेशन नहीं हो पाता और इसके साथ साथ जब स्पर्म पेनिट्रेशन होता है इससे निषेचन नहीं होता है, इससे गर्भधारण नहीं हो पाता। इसके साथ साथ हमें इमरजेंसी पिल यानी कि आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली के बारे में भी पता होना चाहिए। कभी कभी आपातकालीन सिचुएशंस में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज किया जाता है। इसमें कोइटस यानी संभोग के 72 घंटे के अंदर इसको लिया जा सकता है और इसमें भी कॉम्बिनेशन यही होता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। बस इसको इमरजेंसी के रूप में लिया जाता है रेप के केस में या अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद, तो जैसे अनवांटेड 72। गर्भ निरोधक के 6th यानी कि छठा जो विधि है वो है इंजेक्टेबल्स और नॉरप्लांट्स यानी कि इंजेक्शंस और नॉरप्लांट्स होते हैं। इंजेक्शंस हार्मोन रिलीजिंग होते हैं, वही प्रोजेस्टेरॉन और खाली प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, और वो DMPA डिम्पा होते हैं यानी कि ये डिपो इफेक्ट होता है। डिपो इफेक्ट का मतलब स्लोली रिलीजिंग यानी कि ये धीमे धीमे रिलीज होते हैं। इनको स्किन में लगाया जाता है, ये कुछ माह तक प्रभावी होते हैं। नॉरप्लांट यानी कि इम्प्लांट ये स्किन के नीचे लगाए जाते हैं और ये सेम टू सेम वही होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन खाली या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, और धीमे धीमे रिलीज होते हैं। लेकिन इनकी जो अवधि होती है प्रभाव की वो ज़्यादा होती है, 5 वर्ष तक प्रभावी हो सकते हैं। लास्ट 7th विधि है शल्य क्रिया विधि यानी कि सर्जिकल मेथड। इसमें सर्जिकल मेथड में परमानेंट स्टेरिलाइज किया जाता है मेल और फीमेल को, मेल और फीमेल दोनों में होता है ये, और इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, युग्मकों के ट्रांसपोर्ट को रोकना है। ये युग्मकों का जो ट्रांसपोर्ट है उसको रोक देता है जिससे निषेचन और गर्भधारण नहीं हो पाता। मेल में 15% होता है और फीमेल में 85% होता है इंडिया में। मेल के लिए वैसेक्टोमी होती है जबकि फीमेल के लिए ट्यूबैक्टोमी या ट्यूबल लाइगेशन होता है। वैसेक्टोमी में नाम से चल रहा है वास्ट डिफरेंस का छोटा सा भाग काट कर उसको बांध दिया जाता है जिससे ट्रांसपोर्ट रुक जाता है मेल गैमेट्स का, जबकि फीमेल में फैलोपियन ट्यूब का छोटा सा पार्ट काट कर बांध दिया जाता है या केवल विदाउट काटे बांध दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं ट्यूबल लाइगेशन, और जब काट के बांधा जाता है इसको बोलते हैं हम ट्यूबैक्टोमी। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।